बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करना चाह रहे हैं वो टॉपिक जो है ना वो बहुत ही कॉमन है और इस प्रॉब्लम का नाम है रिकेट्स। ये जो यंग किड्स होते हैं या पपीज़ हैं या लेम्स हैं उनमें बहुत ज़्यादा जो है ना वो देखने में आता है। तो रिकेट्स होता क्या है? सबसे पहले रिकेट्स बुनियादी तौर पे जो है वो बोन डिसऑर्डर होता है, डेवलपमेंटल बोन डिसऑर्डर होता है, जिसमें जो है ना वो बोन की अंदर जो मिनरलाइजेशन है वो प्रॉपर नहीं होती और उसकी वजह से बोन जो है ना वो टेढ़ी होना शुरू हो जाती हैं, बेंड होना शुरू हो जाती हैं, एक्सटेंडेड होना शुरू हो जाती हैं और डिफॉर्म होती हैं। उनकी शक्ल जो है ना वो नॉर्मल से उनमें बगाड़ पैदा होना शुरू हो जाता है। तो ये ज़्यादातर जो है वो जब मिनरलाइजेशन की प्रॉपर प्रॉब्लम्स ना हों, डिफेक्टिव मिनरलाइजेशन हो, तो उस वजह से ये प्रॉब्लम्स देखने में मिलती हैं। तो अब हम देखते हैं कि इसमें काजेज़ कौन से हैं। तो काजेज़ की बात करें कि ये किन किन वजूहत की बुनियाद पे जो है ना ये रिकेट्स की प्रॉब्लम होती है। तो ये इसमें सबसे बुनियादी जो बड़ा काज है वो है न्यूट्रिशनल, और उसमें भी जब हम देखते हैं तो सबसे ज़्यादा जो रोल है वो विटामिन डी 3 का होता है। विटामिन डी 3 की डेफिशिएंसी से जो है ना ये प्रॉब्लम ज़्यादा होना शुरू हो जाती हैं और हड्डियाँ जो है ना वो सॉफ्ट होने की वजह से बेंड होना शुरू हो जाती हैं। उनमें उनकी जो नॉर्मल शक्ल है वो भी जो है ना वो उससे उसका पोस्चर में भी फ़र्क पड़ जाता है। तो दूसरी जो चीज़ है विटामिन डी 3 के बाद वो है कैल्शियम और फास्फोरस की डेफिशिएंसी। ये दोनों जब भी डेफिशिएंट होंगे तो फिर भी ये प्रॉब्लम जो है ना वो देखने में आती है। और इसलिए जो है ना वो इम्बैलेंस भी जब कैल्शियम और फास्फोरस का होगा तो फिर भी जो है ना ये प्रॉब्लम जो है ना वो सामने आती है इस तरह की। इसी तरह जब हम जो छोटे पपीज़ हैं या किड्स हैं उनको जब एक्सपोजर नहीं होता सूरज की रोशनी में, लाइट उनको अवेलेबल नहीं होती सूरज की, तो उसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम जो है ना वो देखने में आती है। अगली उससे आगे जो वजह हो सकती है वो इसमें जेनेटिक फैक्टर भी हो सकते हैं, लेकिन ये बहुत रेयरली चांसेस होते हैं, बहुत कम चांस होते हैं कि ये जेनेटिक फैक्टर की वजह से हो। और नेक्स्ट अगर हम काज देखें तो कभी कभार जब अगर क्रॉनिक किडनी डिजीज़ हो या लिवर डिजीज़ हो तो उसमें जो है ना वो विटामिन डी 3 की जो मेटाबॉलिज्म है विटामिन डी 3 का वो प्रॉपर नहीं होता, जिसकी वजह से विटामिन डी 3 की डेफिशिएंसी होती है और वो फिर इस प्रॉब्लम की तरफ जो है ना वो एनिमल को धकेल देती है। आगे हम जो है ना वो सिम्टम्स की बात करें कि क्या अलामात जो है ना वो हमें हमारे सामने आएंगी, तो उसमें जो है ना वो सबसे जो बड़ी अलामत है वो ये होगा कि हड्डियाँ जो है ना वो टेढ़ी होना शुरू हो जाती हैं, बोर्ड लेग्स होती हैं, बेंडेड लेग्स होती हैं। ख़ास तौर पर जो है ना वो फ्रंट जो लिम्स होते हैं, फ्रंट वाली जो टांगें होती हैं उनमें जो है ना ये ज़्यादा प्रॉब्लम जो है ना आपको नज़र आएगी। अगर हम बात करें जी के तो दूसरी अलामात का देखें तो वो बिल्कुल चलने में जो है ना वो हिचकिचाहट महसूस करता है। अगर हम वो लिम्ब के ऊपर, टांग के ऊपर जिस जगह पर ये प्रॉब्लम है हाथ लगाएंगे तो उसमें पेन भी महसूस करता है। और बोन्स जो हैं इसकी चूँकि बहुत फ्रेजाइल हो चुकी होती हैं, सॉफ्ट होती हैं, तो इसलिए ज़रा सी भी जो है ना वो चोट लगने से उसमें फ्रैक्चर होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। जानवर जो है ना वो वीक भी होता है और लेथर्जिक भी होता है। इसके अलावा ग्रोथ जो उसकी है वो स्टंटेड होती है, मीन्स रुकी हुई ग्रोथ होती है। अगर हम उसी एज के एनिमल के साथ कंपेयर करें, उस एज का पपी हो या उसी एज का किड हो, तो वो जो है ना वो कंपैरेटिवली की ग्रोथ जो है ना वो कम होती है दूसरे के मुकाबले में। अब हम डायग्नोसिस की बात करते हैं जी, कैसे इस चीज़ को डायग्नोज करेंगे कि आया ये रिकेट्स है भी या नहीं है। तो उसके लिए जो है ना सबसे पहला जो हमारे पास टूल है वो है फिज़िकल एग्जामिनेशन। फिज़िकली जब हम इसको एग्जामिन करते हैं तो हमें दो चीज़ें जो है ना वो नज़र आती हैं। एक तो बोन्स जो है ना वो उनमें डिफॉर्मिटीज़ नज़र आती हैं कि वो एक्सटेंडेड हैं, डिफॉर्म्ड हैं और टेढ़ी हैं, ठीक है, बोर्ड हैं। तो दूसरी चीज़ जो है ना वो पेन। तो ये मेन अलामत होती है जो हमें पता चलता है कि जी इसमें रिकेट्स की प्रॉब्लम आ गई है। एक्सरेज से भी आप जो है ना वो इसको स्क्रीन आउट कर सकते हैं, और उसके लिए जब हम एक्सरे अपने देखेंगे तो जो ग्रोथ पीरियड्स होती हैं वो ज़्यादा वाइडेंट नज़र आती हैं और बोन सॉफ्ट होती है, पोर भी जो है ना वो मिनरलाइज्ड होती है। तो इसके अलावा ब्लड टेस्ट जो है ना, ब्लड टेस्ट में जब हम करते हैं तो उसमें कैल्शियम, फास्फोरस, विटामिन डी 3
और पैराथायराइड को जो है ना हम देखते हैं कि उनकी क्या पोजीशन है। और जब हम इसकी ट्रीटमेंट की बात करें तो ट्रीटमेंट जो है वो इसका बहुत मैटर करता है। आप जितना अर्ली ट्रीटमेंट शुरू करेंगे उतने ज़्यादा उसकी रिकवरी के चांसेस हैं, और अगर आप जो है ना वो ट्रीटमेंट में देर करते हैं तो फिर जो है ना वो उसी लिहाज से जो है वो आपको डिफ़िकल्टीज़ का भी सामना करना पड़ सकता है उस जानवर की रिकवरी में। तो सबसे पहले जी अगर हम पपी की बात करें तो पपी जो है उसको आपने करेक्ट राशन देना है, करेक्ट जो है ना वो उसको फीड देंगे जो बैलेंस्ड हो। उसमें अगर हम कैल्शियम फास्फोरस की बात करें तो कैल्शियम फास्फोरस जो है ना 1.2 से 1 की रेशो होनी चाहिए, या 1.4 से 1 की रेशो होनी चाहिए कैल्शियम फास्फोरस की पपी में। और अगर हम किड में देखते हैं तो वो 2:1 रेशो होनी चाहिए कैल्शियम टू फास्फोरस। और अगर आप इस रेशो से नहीं देंगे तो वो इम्बैलेंस हो जाएगा, और इम्बैलेंस से फिर ये प्रॉब्लम जो है ना वो मज़ीद गहरी होती जाएंगी। अगर दूसरी चीज़ जो पहली जो अपने ख़ास तौर पे केयर से देनी है वो है विटामिन D3। विटामिन D3 जो है वो हम पपी में जो है वो 50 से 150 IU पर केजी पर डे इसको देते हैं, और डोज का ख़ास ख्याल रखेंगे, अदरवाइज़ जो है ना वो इससे टॉक्सिक इफ़ेक्ट भी आ सकते हैं, इससे जहरीले असरात भी आ सकते हैं। अब हम जब किड में देखें जो बकरी का बच्चा है उसमें जब हम डोजेज की बात करते हैं तो वो हमने विटामिन D3 जो है वो हम देंगे 2000 से 5000 IU पर वीक। तो ये 2 से 3 वीक तक जारी रखेंगे। साथ साथ जो दूसरी चीज़ ज़रूरी है वो है कि जी आप इसको कंट्रोल्ड एक्सरसाइज करवाएंगे। इसके लिए जो है ना वो सनलाइट एक्सरसाइज ज़रूरी होती है, जब आप सनलाइट जो है ना वो बहुत ज़्यादा प्रॉपरली फ्रेजाइल हुई है तो इससे जो है वो सॉफ्ट होती है, तो उनमें प्रॉब्लम जो है ना वो टूटने का एक्सरसाइज जो है विटामिन डी की सिंथेसिस होती है उसकी वजह से। ऐतिहासिक ये पपी में जो है सनलाइट में भी जो है ना 20 मिनट तक आप धूप में रखेंगे, और जो किड हैं उसको आधे घंटे से घंटे तक रखेंगे ताकि उसमें विटामिन डी की जो सिंथेसिस है वो हो, और उससे फिर जो है ना कैल्शियम और फास्फोरस की प्रॉपर अब्जॉर्प्शन हो। इसके अलावा सीवियर केसेस में हम आप जो है ना वो स्प्लिंटिंग भी करते हैं, या फिर हम उसको सर्जिकली करेक्शन भी कर सकते हैं जो डिफॉर्मिटीज़ रिकेट्स की वजह से होती हैं। इसके अलावा पेन मैनेजमेंट जो है ना वो उसको भी करेंगे। जो पेन है उसको इरेडिकेट करने के लिए आप कोई भी जो है ना वो एनसाइड यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि जो है ना वो लॉक्सिन है या कीटोप्रोफिन वगैरह है वो आप यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से इस तरह की अप्रोचेज़ लेने से आप जो है ना वो काफ़ी हद तक इस प्रॉब्लम को ओवर करने में आपको हेल्प होगा। प्रिवेंशन में सबसे ज़रूरी बात यही है कि आपने जो है ना वो बैलेंस राशन देना है जिसमें कैल्शियम फास्फोरस और विटामिन D3 जो है वो प्रॉपरली हो, और इसके अलावा पपी जो है उनको भी प्रॉपर आपने बैलेंस्ड फीड देनी है जिनमें ये इंग्रेडिएंट्स जो है ना वो प्रॉपर हों। और इसके अलावा जो किड है उसको आपने प्रॉपर फार्मूलेटेड फीड उसको देंगे, धूप में रखेंगे। इसके अलावा जो जब प्रेग्नेंट एनिमल होता है उसकी भी जो है ना वो प्रॉपर जब आपको खुराक देंगे और वो जो बैलेंस्ड होगी तो इस तरह की प्रॉब्लम जो है ना वो कम होंगी। तो ये इस तरह की जो चीज़ें हैं वो जब हम मेंटेन करते हैं तो उससे जो है ना वो इस तरह की जो भी रिकेट्स की प्रॉब्लम्स हैं वो पपी हो या किड हो उनमें जो है ना वो आप उनको रोकथाम भी कर सकते हैं और उनका ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं। तो ये थी जी एक ब्रीफ सी डिस्कशन रिकेट्स के ऊपर। उम्मीद है कि आपको जो है ना वो इन प्रॉब्लम्स को ठीक करने में, उनको समझने में जो है ना वो हेल्पफुल होंगी। और अगर आपको वीडियो जो है ना मेरी वीडियो पसंद आती है तो काइंडली रिक्वेस्ट है कि आप इसको जो है ना वो लाइक और शेयर कर दें। अल्लाह हाफिज़।